हेलो बच्चों, नमस्ते। अपन बेटा ये वाली बुक पढ़ रहे थे, एन.आर. नारायण मूर्ति साहब की है ना, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अपन ने बेटा इसके 4 एपिसोड हमने कर लिए थे। ठीक है, और अपन इसका 5वां एपिसोड करते हैं। In my 2008 Malcolm वेनर लेक्चर एट कैनेडी स्कूल, है ना। तो ये बेटा देखो कैनेडी स्कूल कहाँ पे है, ये इन्होंने सर ने यहाँ नीचे इनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ये रहा बेटा देखो, है ना, ये रेफरेंस है। मैल्कॉम वेनर लेक्चर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है ये, है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मैसाचुसेट्स। ठीक है ना। तो ये बच्चों, है ना, वहाँ पे इन्होंने सर ने लेक्चर दिया था। तो इन माई 2008 मैल्कॉम वेनर लेक्चर एट कैनेडी स्कूल आई स्पोक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैंने बोला था 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे, है ना, उनके लाभ के बारे में कि उन आर्थिक सुधारों से हमारे देश को क्या क्या लाभ हुए। यानी हमारे भारत में 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, है ना, उदारीकरण जो हुआ था, ठीक है ना, उसके क्या क्या लाभ हुए, मैंने उनका उसमें जिक्र किया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग रिफॉर्म्स बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल्स, है ना, और उनके क्या प्रभाव हुए, है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ यानी क्या महत्व था उनका, कंटिन्यूइंग रिफॉर्म्स इन लगातार जो दोनों जगह पे हुए, सेंट्रल केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो ये सुधार हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उनके क्या इंपॉर्टेंस उनकी थी, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था उस लेक्चर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड द नीड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग दीज रिफॉर्म्स फॉर इंक्लूजिंग ग्रोथ। और मैंने इस पर भी चर्चा की थी कि इन आर्थिक सुधारों को और ज़्यादा विस्तार देने की, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, और अधिक विस्तार देना, है ना। तो मैंने इन आर्थिक सुधारों को और अधिक विस्तार दिए जाने के महत्व के बारे में चर्चा की थी। आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट, मैंने यह भी बोला था, द नीड फॉर आवर लीडर्स, कि हमारे जो नेतृत्व करता हैं, है ना, उनके लिए एक आवश्यकता है टू स्ट्रेडल का मतलब होता है बेटा कि दोनों जगह पे अपना दृष्टिकोण रखना, है ना। यानी हमको दोनों जो छोर होते हैं किसी चीज़ के, उन दोनों छोरों को देखना है ना। छोर का मतलब क्या होता है? एंड्स, है ना, दोनों एंड्स को एक तरफ, यानी जैसे गरीबी देखनी है तो अमीरी को भी देखना है हमें, ठीक है ना। ग्रामीण एरिया को देखना है हमें और शहरों को भी देखना है ना। तो जो कोई चीज़ होती है उसके जो दोनों अपोजिट एंड्स हैं, उन दोनों की ज्ञान हमारे नीति निर्धारकों को होना चाहिए। तो मैंने इसके महत्व पर भी चर्चा की थी। आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट द नीड फॉर आवर लीडर्स, कि हमारे जो नेतृत्व करता हैं उनके लिए ये भी एक आवश्यकता है कि टू स्ट्रेडल, कि वो दोनों जगह अपने पैर रखें, द मल्टीपल वर्ल्ड्स, है ना, इन विभिन्न संसारों में, दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना, जो अपोजिट एंड्स हैं उनको विभिन्न संसार बोला है, मल्टीपल वर्ल्ड्स बोला है, जिससे कि भारत का निर्माण होता है। कॉन्स्टिट्यूट इंडिया जिससे कि भारत का निर्माण होता है। अब इसमें जैसे कि द रूरल एंड द अर्बन, है ना, तो दोनों ध्रुव क्या हो गए, दोनों क्षेत्र क्या हो गए, जैसे कि ग्रामीण और शहरी, द एजुकेटेड एंड द नॉट सो वेल एजुकेटेड, एक तो पढ़े लिखे लोग और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं जने या अशिक्षित लोग, द रिच एंड द पुअर, गरीब भी और अमीर भी और गरीब भी। थैंक्स टू एक्सेलेंट वर्क, है ना। थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद नहीं है बेटा यहाँ पे, है ना। थैंक्स टू का मतलब क्या है यहाँ पे? ड्यू टू, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो थैंक्स टू एक्सेलेंट वर्क बाय डेविड ब्लूम, डेविड कैनिंग एंड जेपी सेविला, है ना, ये 3 व्यक्ति हैं। तो उनके एफर्ट्स के लिए कह रहे हैं कि इनके एफर्ट्स की वजह से, इनके प्रयासों की वजह से द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसंख्या से संबंधित, है ना, और डिविडेंड का मतलब लाभांश, जो लाभ का अंश होता है, वो लाभ का जो हिस्सा होता है,
है ना। तो इसमें मैं बता दूं बेटा कि पहले क्या होता था कि हमारे जो हमारे नीति निर्धारक थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, वो इसका कुछ नहीं हो सकता इस देश का। तो इन 3 व्यक्तियों ने ऐसा कहा कि जनसंख्या की वृद्धि होना एक तरह से कोई अभिशाप नहीं है ना, इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है। यानी इस जो हमारी ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसको सकारात्मक तरीके से, है ना, इसको वेल ट्रेंड करके, इसमें स्किल्स प्रदान करके, इसको एक असेट के रूप में भी देश में उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है ना, इसको देश के प्रगति में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। तो उनके एफर्ट्स की वजह से, इन तीनों व्यक्तियों के एफर्ट्स की वजह से उन्होंने बताया कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये जनसंख्या संबंधी जो लाभांश है, हैज़ बिकम ए हैंडी टूल फॉर अवर पॉलिटिशियंस। तो ये हमारे राजनेताओं के लिए, सिविल सर्विसेंट, सरकारी सेवकों के लिए, एंड इंटेलेक्चुअल्स, और जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए एक हैंडी टूल बन गया है, उनके लिए एक छोटा सा एक उपकरण बन गया है टू इग्नोर ए सीरियस इशू, है ना, कि एक जो गंभीर मुद्दा था उसको क्या कर सकते हैं, वो इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं। कन्फ्रंटिंग अवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री को क्या कर रहा था, कन्फ्रंट कर रहा था, हमारी कंट्री का सामना कर रहा था, और वो क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि। और हमें करना क्या है, एंड रेडिंग अवर यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग, और हमें हमारा जो युवा है ना, हमारे देश का जो युवा है, उसे राष्ट्र निर्माण के लिए हमें तैयार करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा कि इसको एक हमारे ऊपर लायबिलिटी की तरफ ना देखें हम, है ना, इसको एक असेट के रूप में देखें कि ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, अब इसको चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सकता है, एक साथ तो कम किया नहीं जा सकता। अब जो है उसको असेट के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना, तो ये हमारे नीति निर्धारकों का काम है, उनको कैसे नेशन बिल्डिंग में भागीदार बनाया जाए। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट नो रिफॉर्म्स कैन ब्रिंग आउट इंक्लूसिव ग्रोथ अनलेस आवर पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंटेन्ड, है ना। हमें याद करना चाहिए कि कोई भी सुधार जो है कैन ब्रिंग आउट इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, ये समावेशी विकास नहीं ला सकता है जब तक कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है इसको रोका ना जाए। एंड अवर वर्किंग एज पॉपुलेशन, और जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज का मतलब क्या होता है बेटा, कार्यकारी उम्र जो होती है ना, जैसे 18 वर्ष से लेके और करीब कितने वर्ष तक काम कर सकता है, 60-65 वर्ष तक काम कर सकता है। तो जो छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते और जो वृद्ध हैं वो काम नहीं कर सकते, जो बीच की जो है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। तो उसको तैयार किया जाए, उसको रेडी किया जाए, किसके द्वारा, थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा, न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण के द्वारा, एंड हेल्थ केयर, और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करके, फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण में क्या हो सकें, अपनी भागीदारी निभा सकें। द एडवांसेस वी हैव मेड इन आवर इकोनॉमी, है ना, जो एडवांसमेंट हमने हमारे इस इकोनॉमी में किए हैं, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी उन्नति हमने की है, आर बीइंग लॉस्ट पार्टली, वो उनका कुछ हिस्सा खो रहा है, उनका उस आर्थिक उन्नति का कुछ हिस्सा हम खो रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, बहुत उच्च है, तो उसके रूप में हम इसे खो रहे हैं। दिस इज द थीम ऑफ माई A.D. श्रॉफ लेक्चर ऑन पॉपुलेशन, है ना, तो एक A.D. श्रॉफ मेमोरियल लेक्चर हुआ था पॉपुलेशन के ऊपर, तो ये उसकी थीम है। तो A.D. श्रॉफ कहाँ पे हुआ था बेटा, देखो ये रहा लेक्चर इन मुंबई, कहाँ पे लिया था इन्होंने, मुंबई के अंदर लिया था। इंडियन पॉलिटिशियंस हैव ए डायलेमा, है ना, हमारे जो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं वो एक पशुपेश में है ना। डायलेमा का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कुछ वो अनिर्णीत स्थिति में है, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक तरह से वो भ्रमित अवस्था में हैं। द इकोनॉमिक एनर्जी इज इन अर्बन एरियाज, है ना, जो
आर्थिक ऊर्जा है ना। पैसा धेला कहाँ पे है, क्योंकि गांव जो होते हैं वो तो गरीब होते हैं, है ना। पैसा धेला है वो कहाँ पे होता है, शहरों में होता है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके सामने बड़ी एक वो है विषम परिस्थिति है ना। वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे क्योंकि इकोनॉमिक एनर्जी जो है वो तो शहरी क्षेत्रों में है, वाइल द इलेक्टोरल स्ट्रेंथ इज इन रूरल एरिया, जबकि जो चुनावी शक्ति है जिससे कि चुनाव जीतते हैं, है ना। जनसंख्या कहाँ रहती है, ज़्यादातर ग्रामीणों में रहती, गाँव में रहती है ना। और वो उनके वोट क्या होता है, एक तरफा पड़ते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का कि जो पैसा है वो तो कहाँ पे है, शहरी क्षेत्रों में है ना। लेकिन चुनाव जीतने की जो ताकत है ना, चुनाव जीतने का जो जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है, गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इसलिए हमारे राजनीतिज्ञ बड़ी दुविधा में है कि भाई किसको खुश किया जाए। पॉलिटिशियंस हु वर सच सीन एज प्रो अर्बन, है ना, जो राजनीतिज्ञों को प्रो अर्बन माना जाता था। प्रो अर्बन का मतलब कि शहरी क्षेत्रों का हिमायती माना जाता था उनको, है ना। वर वोटेड आउट बाय द इलेक्टोरेट इन द 2004 इलेक्शंस, है ना। 2004 के चुनावों में जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, अर्थात जनता ने उनको क्या कर दिया, हरा दिया, उनको चुना नहीं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर वोटिंग कहाँ होती है, ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हाउएवर, यद्यपि द रियलिटी इज़ दैट, वास्तविकता यह है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो आर्थिक विकास है, हैज़ लेड इनएविटेबली टू अर्बनाइजेशन, है ना। इसने निश्चित रूप से किसको, शहरीकरण को बढ़ावा दिया है ना। जब आर्थिक विकास होता है तो शहरीकरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आर प्राइमरीली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द मीडियम टर्म, है ना। जो मौके हैं, अवसर हैं, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के, है ना, आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के, वो मुख्य रूप से या तो शहरी क्षेत्रों में है या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, इन द मीडियम टर्म, मध्य पद के रूप में। देयरफॉर, अतः वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ आवर सिटीज़, है ना। अब ये मध्य पद मेरी समझ में नहीं आया क्या मतलब भाई इसका, है ना। देयरफॉर, अतः वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ आवर सिटीज़, है ना। अतः वी हैव टू फोकस, हमें फोकस करना होगा, हमें ध्यान देना होगा ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, कि हम दक्षता में वृद्धि करें, हम दक्षता में वृद्धि करें ऑफ आवर सिटीज़, हमारे शहरों की, एंड टाउन्स और कस्बों की, सो दैट, जिससे कि वी कैन इन्हांस द इकोनॉमिक ग्रोथ टू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, है ना, जिससे कि हम वृद्धि कर सकें। इन्हांस का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, जिससे कि हम वृद्धि कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक प्रगति में, जिससे कि टू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छे अवसर उत्पन्न कर सकें फॉर आवर अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस, हमारी जो शहरी जनसंख्या है और जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है उसके लिए हम ज़्यादा अच्छे अवसर प्रदान कर सकें। दिस इज़ द थीम ऑफ माई PN हक्सार लेक्चर ऑन अर्बन प्लानिंग। तो नारायण मूर्ति साहब ने एक भाषण दिया था, लेक्चर स्पीच दिया था, कहाँ पर, किसके ऊपर, अर्बन प्लानिंग के ऊपर, है ना, शहरी जो है ना योजना के रूप में, PN हक्सार, है ना। और ये कहाँ पे हुआ है बेटा, ये रहा देखो, है ना, न्यू दिल्ली के अंदर। ये लेक्चर कहाँ पे लिया है उन्होंने, न्यू दिल्ली में, है ना। ये रहा देखो, PN हक्सार मेमोरियल लेक्चर, न्यू दिल्ली। इट इज़ क्लियर टू मी, ये मेरे लिए स्पष्ट हो गया है, दैट कि टेक्नोलॉजी हैज ए की रोल, कि तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पुअर, है ना, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्रेस टूवर्ड्स पॉवर्टी अलिविएशन इन इंडिया एंड एल्सवेयर। बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्रेस, जहाँ पर कि तकनीकी के आधार पर क्या हुआ है, उन्नति हुई है ना। किस तरफ, टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी के दूर करने के लिए, है ना, गरीबी दूर करने की दिशा में। जो
प्रोग्रेस हुई है वो किसकी वजह से हुई है, टेक्नोलॉजी बेस हुई है वो, है ना, तकनीकी के कारण हुई है, चाहे वो भारत की बात हो या एल्सवेयर या कहीं अन्य की बात हो या अन्य देशों की बात हो। देयरफॉर अतः आई हैव इंक्लूडेड ए पीस ऑन टेक्नोलॉजीज, अतः मैंने एक छोटा सा हिस्सा शामिल किया है तकनीकी के लाभों के बारे में, दैट हैव मेड ए ट्रेमेंडस डिफरेंस, जिससे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ट्रेमेंडस का मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा और परिवर्तन आया है टू द पुअर, है ना, गरीब लोगों के जीवन में, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद में। द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये जो भारतीय है ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, भारतीय जो सॉफ्टवेयर उद्योग है, हैज़ बीन एन एग्जाम्पलर फॉर इंडियन इंडस्ट्री, है ना, भारतीय उद्योग का ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इसने, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने। द इंडस्ट्री इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है अभी इसका जन्म अभी अभी हुआ है, यानी ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है, ये अभी अपनी शैशव काल में है, शिशु अवस्था में है। तो द इंडस्ट्री इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, ये जो देखो ये बुक जो लिखी है ना बेटा नारायण मूर्ति साहब ने, ये 2009 में लिखी है ना, तो अब देखो 2020 चल रहा है, तो ये करीब 11 वर्ष पहले की बात है। तो 11 वर्ष पहले इसको क्या माना गया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, कि उस समय इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ था प्रचलन में आए हुए, तो ये अपने शैशव काल में ही थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। बट लेकिन विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 20 ऑड ईयर्स, है ना, इन 20 वर्षों में ही, इन केवल 20 वर्षों के दौरान ही, इट हैज़ क्रिएटेड, इसने उत्पन्न कर दिए हैं, इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने उत्पन्न किए हैं ए लार्ज नंबर ऑफ हाई क्वालिटी, बहुत सारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले, बहुत सारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले हाई डिस्पोजेबल इनकम जॉब्स, है ना, इस तरह के जॉब्स जिसमें व्यक्ति की इनकम क्या है, बहुत अच्छी है और उसकी खर्च करने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, हाई डिस्पोजेबल इनकम, है ना, यानी आदमी कमाता भी है और क्या करता है, खर्च भी करता है ना, तो इस तरह के जॉब्स क्रिएट किए हैं इस इंडस्ट्री ने। फोकस्ड ऑन एक्सेलेंस इन विनिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, है ना, और इसमें किस पर फोकस किया गया था, एक्सेलेंस के ऊपर, है ना, एक्सेलेंस का मतलब किसी कार्य को शानदार तरीके से करना, उत्कृष्टता से करना, इन विनिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, है ना, पूरे वैश्विक बाजार में जीत दर्ज करने के लिए। और इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने और क्या किया है, अर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स इन एडवांस कंट्रीज, है ना, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश हैं, उनमें भी इस इंडस्ट्री ने, जो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग है, इसने बहुत सारी क्या कमाया है, इज्जत कमाई है। जनरेटेड कंसीडरेबल नॉट नेट फॉरेन एक्सचेंज, है ना, और बेटा ये सॉफ्टवेयर जो है ना विदेशों में बेचते हैं, हमारे जो है ना हमारे देश का ये सॉफ्टवेयर है विदेशों में बिकता है, और वहाँ से फिर हमको क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, वो जो हमारे बहुत काम की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है देश की प्रगति के लिए, है ना। तो इसने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने जनरेटेड बनाए हैं कंसीडरेबल, बहुत पर्याप्त मात्रा में, नेट फॉरेन एक्सचेंज, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉर द कंट्री, देश के लिए, है ना, देश के लिए इसने बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार भी दिया है। एंड बारिंग ए फ्यू केसेज, अगर कुछ केसेज को छोड़ दिया जाए तो फॉलोड द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, है ना, तो कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए जिनमें कि दुष्ट लोग घुस जाते हैं और वो सारा कबाड़ा कर देते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोगों ने फॉलोड द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, है ना, उन्होंने जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं, है ना, किसके, बिजनेस नियंत्रण के, उनको काम में लिया है, ऑनेस्टी, ठीक है ना, और मैक्सिमम भला जिसमें हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो फैक्टर है उसके लिए। दिस इंडस्ट्री हैज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर, इस उद्योग में, इस सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत सारी विशालकाय संभावनाएं हैं, है ना, मौके हैं, अवसर हैं भविष्य में। एंड फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड सीजिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़, और यह फेस कर रहा है महत्वपूर्ण चुनौतियों का, है ना, साथ के साथ इसमें महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी इसे सामना करना पड़ रहा है कि हम उन मौक़ों को क्या कर लें, सीज कर लें, जितनी जल्दी हो सके उन मौक़ों को हम पकड़ लें, हथिया लें, उनको अपने
उसमें कर लें, अपने अधीन हम कर लें। दिस इज़ द थीम ऑफ माई जवाहरलाल नेहरू लेक्चर ऑन इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, है ना। तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के बारे में उन्होंने सर ने एक लेक्चर दिया था, जवाहरलाल नेहरू लेक्चर, उसकी ये वाली थीम थी। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस बुक का, ठीक है। बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने इसके 2 करीब चैप्टर और पढ़ लिए हैं। इतनी प्यारी बुक है, मैं आपको बता नहीं सकता बच्चों, है ना। तो बेटा जब भी समय मिले आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो आप लोग पढ़ते ही हो, टेक्स्ट बुक के अलावा भी ये चीज़ें हमको आनी चाहिए, है ना। इससे ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इट इज़ ए ट्रूइज्म टुडे, आज यह एक वास्तविकता है। ट्रूइज्म का मतलब क्या होता है? हकीकत, सच्चाई है आज की ये, दैट की ए नेशन, एक राष्ट्र, दैट डज नॉट अचीव फुल लिटरेसी, कि एक राष्ट्र जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त नहीं करता है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त नहीं कर सकता है, एंड डज नॉट फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, और जो बढ़ावा नहीं देता है एक्सेलेंस, है ना, उत्कृष्टता को, इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में जो राष्ट्र 2 चीज़ें बेटा देखो इसमें, कि जिस राष्ट्र ने फुल लिटरेसी प्राप्त नहीं करी है, पूर्ण साक्षरता का स्तर प्राप्त नहीं किया है, और अगर भले ही पूर्ण साक्षरता का स्तर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में उसने अगर उत्कृष्टता को बढ़ावा नहीं दिया है ना, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, और अनुसंधान और शोध में अगर उसने उत्कृष्टता को बढ़ावा नहीं दिया है, तो कैन नॉट ओवरकम पॉवर्टी, तो वो इस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता है, एंड बिकम ए वर्ल्ड पावर, और वो एक संसार की शक्ति नहीं बन सकता है। तो अगर किसी देश को, है ना, वर्ल्ड पावर बनना है तो उसे क्या करना होगा? अचीव फुल लिटरेसी, है ना, पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करें, और उसके साथ साथ, है ना, किस क्षेत्र में? हायर एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में, है ना, उत्कृष्टता को क्या करें? बढ़ावा दें, उसको नर्चर करें हम। हायर एजुकेशन कैन नॉट बी ए बून ओनली इफ देयर इज ए साउंड फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, curiosity, active participation in the classroom and a problem solving orientation at the high school level, है ना। अब देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का मतलब उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में मात्र जैसे ही आजकल करते हैं, BA कर लिया, MA कर लिया, ठीक है ना, किसको पढ़ के जो आती हैं वो पास बुक पढ़ के, 1 वीक सीरीज पढ़ के, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो हायर एजुकेशन कोई मतलब की नहीं है, ठीक है ना। तो नाम की हायर एजुकेशन है वो, तो 10 दिन पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लिया और सब पता चला BA हो गई, साहब मेरी MA हो गई, क्या करें उस MA BA का, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं हायर एजुकेशन कैन बी ए बून ओनली इफ, ये उच्च शिक्षा तभी एक क्या बन सकती है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन सकती है, केवल तब देयर इज ए साउंड फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करने की जो है ना क्षमता हमारे अंदर हो, उसकी सारे, है ना, प्रोज एंड कॉन्स की, उसकी क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हमको इसमें आने वाली हैं, इससे हमें क्या लाभ होंगे, तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी उसके बारे में डिटेल सोचना, है ना। तो जब तक ये हमारे पास नहीं हो, क्रिटिकल थिंकिंग की साउंड फाउंडेशन नहीं हो, क्यूरियोसिटी नहीं हो, उत्सुकता, है ना, नई नई चीज़ों को जानने की हमारे अंदर उत्सुकता हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चों का क्या हो, सक्रिय भागीदारी हो, है ना। ऐसे नहीं बस टीचर 1 वे लर्निंग हो रही, टीचर पढ़ा रहा, बच्चे सुन रहे हैं, है ना। बच्चों को के अंदर क्या जागे? क्यूरियोसिटी जागे, और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, और कोई भी समस्या को हल करने के प्रति दृष्टिकोण विकसित हो। कहाँ पर? एट द हाई स्कूल लेवल, है ना, हाई स्कूल के लेवल पर, तब जाके ही उच्च शिक्षा हमारी सार्थक बन सकती है। दिस इज़ द थीम ऑफ माई लेक्चर टू हाई स्कूल प्रिंसिपल्स। तो ये मैंने एक लेखक कह रहे हैं कि मैंने हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए एक मैंने व्याख्यान दिया था, ये उसकी थीम है। थैंक्स टू, देखो ये थैंक्स टू बार बार आ रहा है, थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद देना नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है? ड्यू टू। तो ड्यू टू जवाहरलाल नेहरूज विज़न, है ना, तो थैंक्स टू जवाहरलाल नेहरूज विज़न, तो इसका मतलब ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के विज़न की वजह से, ड्यू टू, है ना, की वजह से, उनके उस दृष्टिकोण की वजह से इंडिया स्टार्टेड आउट वेल इन हायर एजुकेशन,
है ना। भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत करी, बिल्डिंग ए नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट एंड लिबरल आर्ट्स, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके उस विजन की वजह से, उस दृष्टिकोण की वजह से भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी शुरुआत करी, जिसके दौरान बहुत सारे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भारत में खोले गए हायर लर्निंग के। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, लॉ, कानून, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, है ना। डिज़ाइन आर्किटेक्चर क्या बेटा? वास्तु जो होती है ना, वास्तुशिल्प, वास्तुकला, ठीक है ना, मैनेजमेंट, प्रबंधन एंड लिबरल आर्ट्स, और जो अन्य आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले गए। अट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड इंडियन फैकल्टी, जिसने कि क्या किया, जब पहले, है ना, जो ये इंस्टीट्यूशंस खोले, है ना, सरकार ने, तो इससे क्या हुआ कि जो उच्च शिक्षित भारतीय जो फैकल्टी थी, फैकल्टी का मतलब जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चर्स होते हैं, वो आकर्षित हुए हमारे देश के अंदर ही खुले इन नए इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करने के लिए, है ना। कहाँ से? इंडियन फैकल्टी फ्रॉम एडवांस कंट्रीज लाइक द यूएसए, है ना, यानी कुछ यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड फ्रांस, दूसरे देशों में जो काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक बार को सोचा कि चलो हमारे देश के अंदर ही इतने अच्छे ये इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, तो हम वहाँ पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड फोस्टरिंग एंड एनवायरमेंट, है ना, and fostering an environment of interaction between researchers in India and abroad, है ना। और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, है ना, फोस्टर करने में, ठीक है ना। फोस्टर का मतलब क्या होता है? एनकरेज करना, ठीक है ना। इन एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण जिसमें इंटरेक्शन हो, आपस में क्या हो? वार्तालाप हो, बिटवीन रिसर्चर्स इन इंडिया एंड अब्रोड, है ना। भारत के जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है ना, जो शोध छात्र हैं, है ना, जो शोध करते छात्र हों, चाहे वैज्ञानिक हों, भारत के और विश्व के, अब्रोड, है ना। इंदिरा गांधी टू फॉलो दिस ट्रेडिशन प्रिटी वेल टिल 1980। इंदिरा गांधी ने भी 1980 तक इस परंपरा का अच्छी तरह से निर्वहन किया, इसको जारी रखा। जो जवाहरलाल नेहरू का जो विजन था, है ना, कि हमारे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसके बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स रन करें, है ना, जिसमें कि भारत के भी बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, है ना, स्टूडेंट्स पढ़ सकें और विदेशों के भी पढ़ सकें, है ना। भारत के फैकल्टी भी उसमें काम कर सके और विदेशों की फैकल्टी भी उसमें काम कर सके। तो 1980 तक इंदिरा गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी इस परंपरा का निर्वहन किया। कब तक किया ये? 1980 तक। इसी दौरान कुछ गंदे लोग कूद पड़े इसमें, व्हेन ए फ्यू, जबकि कुछ ओवर जीलस ब्यूरोक्रेट्स, है ना, कुछ अति उत्साही नौकरशाह, है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, है ना, उनको ओवर जीलस या ओवर जेलस बोल दो इनको, है ना। झील भी थी उनके अंदर, अति उत्साही भी बोल सकते हैं और जलन भी बोल सकते हैं। उनको जलन होती है कि अच्छा ये मास्टर जी इतने बड़े पदों पर कैसे पहुंच गए, इनकी इतनी अच्छी जो है ना इज्जत क्यों हो रही है, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ओवर जीलस ब्यूरोक्रेट्स इंट्रोड्यूस्ड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। तो इन अति उत्साही ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने क्या कर दिया? कबाड़ा कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सचेंज ऑफ स्कॉलर्स बिटवीन इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। तो इन्होंने भारत, है ना, उस समय क्या होता था 1980 तक, यानी भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें, ठीक है ना, और यानी हमारे देश से दूसरी जगह जाते थे, दूसरी देशों के स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते थे, तो उन्होंने उन पर क्या लगवा दी? रोक लगवा दी, है ना। When a few overzealous bureaucrats introduced unnecessary restrictions, उन्होंने अनचाहे प्रतिबंध लगा दिए on the exchange of scholars, है ना। शोधार्थी जो होते हैं, शोध विद्यार्थी जो होते हैं, उनके आवागमन पर क्या लगवा दिए उन्होंने? रोक लगवा दी बिटवीन इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, भारत और भारत के बाहर के विश्व के।
शोधार्थियों के आवागमन पर उन्होंने क्या लगवा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, इसके बाद आने वाली जो विभिन्न सरकारें थीं, टाइटन्ड देयर ग्रिप, और उन्होंने और इस ग्रिप को क्या किया, बढ़ाया ही उन्होंने, है ना, इस ग्रिप को क्या किया उन्होंने, बढ़ाया ही। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टाइटन्ड देयर ग्रिप, उन्होंने इस ग्रिप को और बढ़ाया, है ना, और इसको कस दिया एक तरह से, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, उच्च शिक्षा के जो संस्थान थे उन पर इन्होंने प्रतिबंधों की और क्या लगा दी, बारिश कर दी, उनको और ज़्यादा कस दिया। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, इसका परिणाम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नौकरशाही हो गई, एंड रिजिडिटी इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थानों के अंदर बहुत ज़्यादा कठोरता आ गई, है ना, एक तरह से आसान चीज़ें नहीं रही, माहौल, है ना, शोध के प्रति अच्छा नहीं रहा, एंड ए कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ एक्सीलेंस, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो उत्कृष्टता थी वो धीरे धीरे खोने लगी। बट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन लेखक कहते हैं कि सारा भी नष्ट नहीं हुआ है, अभी भी आशा की किरण बाकी है। बट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है। इवन नाउ, अभी भी, वी कैन लुक अराउंड अस, हम हमारे चारों ओर देख सकते हैं, लर्न फ्रॉम बेटर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अब्रोड, है ना, और हमारे भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो बहुत अच्छी परफॉर्म करने वाले जो संस्थान हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ अवर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और हम जो जैसे बेटा था ना तक्षशिला, नालंदा जो विश्वविद्यालय थे उनकी पूरे विश्व में ख्याति थी, है ना, तो इसी तरह से हम हमारे ये जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं इनकी ग्लोरी को, इनकी शान को, इनकी चमक को, इनकी प्रतिष्ठा को हम वापस ला सकते हैं, ब्रिंग बैक कर सकते हैं। दिस इज़ द थीम ऑफ माई केसी बासु लेक्चर ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया, है ना, तो केसी बासु लेक्चर दिया था मैंने उच्च शिक्षा के लिए, है ना, उसकी ये थीम है। हाउएवर द एजेंडा ऑफ हाईली अकॉम्प्लिश्ड यूनिवर्सिटीज even in advanced countries like the USA cannot end just with the students of these universities excelling in their chosen fields of expertise, science, technology, medicine, law and liberal arts। लेखक कहते हैं कि however, यद्यपि जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है ना, फॉर हाईली अकॉम्प्लिश्ड यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए जो कार्यसूची है, इवन इन एडवांस कंट्रीज, है ना, विकसित देशों में, चाहे वो यूएसए हो, कैन नॉट एंड जस्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, है ना, उसको सिर्फ इसी से समाप्त नहीं किया जा सकता कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो एक्सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं इन देयर चूजन फील्ड्स, अपने चयन किए हुए क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान के हों, टेक्नोलॉजी के हों, मेडिसिन के हों, लॉ के हों या लिबरल आर्ट्स के हों। दीज यूनिवर्सिटीज़ हैव टू गेट देयर एल्यूमिनाई टू कैरी द वंडरफुल वैल्यूज़ दे इम्बाइब्ड एज स्टूडेंट्स टू द रियल वर्ल्ड एंड मेक ए डिफरेंस, है ना। लेखक कहते हैं कि बस इतने से ही काम नहीं चलेगा, कि जो एल्यूमिनाई का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैं आज किसी कॉलेज से पढ़ लेता हूँ, है ना, तो मैं उस कॉलेज से पास आउट हो गया और तो मैं उस कॉलेज का क्या बन गया, एल्यूमिनाई बन गया, है ना। तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है उस कॉलेज के प्रति, उस विश्वविद्यालय के प्रति, कि मैं अपने ज्ञान का, अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा मैं उसको डोनेट करूँ, ठीक है ना। तो ये एक लायबिलिटी बनती है। तो लेखक कह रहे हैं दीज यूनिवर्सिटीज़, ये विश्वविद्यालय, हैव टू गेट देयर एल्यूमिनाई टू, उनको उनकी जो एल्यूमिनाई है, उनके जो पूर्व छात्र हैं उनको उन्हें शामिल करना चाहिए, टू कैरी द वंडरफुल वैल्यूज, जो शानदार नैतिक लक्ष्य हैं, नैतिक जो मूल्य हैं उनको आगे ले जाने के लिए, दे इम्बाइब्ड एज स्टूडेंट्स, है ना, जो कि उन्होंने जब वो स्वयं विद्यार्थी थे जो उन्होंने ग्रहण किए थे, उन्हें आगे ले जाने के लिए, टू द रियल वर्ल्ड, इस वास्तविक संसार को, एंड मेक ए डिफरेंस, और इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए। दे हैव टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें अच्छे मानव बनना होगा। दे हैव टू स्टैंड फॉर ए नोबल पर्पज, उन्हें नोबलर पर्पज और उत्कृष्ट उद्देश्य के लिए उन्हें खड़ा होना होगा, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए उन्हें खड़ा होना होगा। दे हैव टू एड्रेस द
myriad problems that cripple the development of mankind as a whole. They have to address the myriad problems, है ना, जो अनगिनत, myriad का मतलब क्या होता है, अनगिनत, काउंटलेस, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्हें एड्रेस करना होगा, उनको उनसे निजात पानी पड़ेगी उन्हें। दैट क्रिपल, जो कि वो जो न्यूमरस जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिपल कर रही हैं, एक तरह से पैरालाइज कर रही हैं, है ना, बाधित कर रही हैं द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के विकास को एज ए होल, संपूर्ण रूप में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ, इवन द मोस्ट एडवांस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड हैव एन अनफिनिश्ड एजेंडा, है ना, कि जो मोस्ट एडवांस यूनिवर्सिटीज़ हैं संसार की, उनका भी एक अनफिनिश्ड एजेंडा है ना, कि उन्हें भी अपने एजेंडे में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए, विश्व कल्याण की भावना को उन्हें शामिल करना चाहिए। दैट इज़ द थीम ऑफ माई कॉर्नेल लेक्चर। ये मैंने एक कॉर्नेल लेक्चर हुआ था, ये बेटा देखो, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये कोई विदेश की है, ये विदेशी यूनिवर्सिटी में इन्होंने सर ने व्याख्यान दिया था। ठीक है बच्चों, तो इस एपिसोड में बस इतना ही, आगे वाले एपिसोड में आगे का पढ़ेंगे अपन। गॉड ब्लेस यू बच्चों।